हमारे खास कार्यक्रम सीधे सवाल में आज एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत भी जानता है कि जब वो मुद्दे को रखते हैं तो वो जनता के सरोकार से सीधे जुड़ जाता है। हम आपसे कह चुके हैं कि जिन प्रतिनिधियों तक आपके सवाल नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक हम आपकी आवाज़ बनेंगे। उसी क्रम में आज हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहली खबर में आपको भी बहुत बहुत बधाई इस नई पोर्टल के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये जनता की आवाज़ बने जब ऐसे दौर में जिस पर लोगों का मीडिया पर थोड़ा भरोसा कम हो रहा है, उस दौर में लोगों की आवाज़ आप बने। मेरी शुभकामनाएं इस चैनल पोर्टल के साथ है, पहली खबर के साथ है। सर, सबसे बड़ा सवाल, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन सरकार की विफलता मान रहे हैं या नहीं? पूरी तरह से ये सरकार की विफलता का परिणाम है। लोगों को लगता है कि लॉकडाउन अचानक किया गया है, लेकिन हमको नहीं लगता कि लॉकडाउन अचानक है। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा भी है, ये सोची समझी नीति का परिणाम है। अगर आप तीनों को देखें, नोटबंदी को देखें, गलत ढंग से जीएसटी को लागू करने का परिणाम को देखें और अचानक किए गए लॉकडाउन को देखें, तो तीनों के जो परिणाम निकले हैं वो समाज के सबसे निचले तबके पर, छोटे व्यापार पर, छोटे कारोबार पर, किसानों पर, मजदूरों पर, समाज के कमज़ोर तबकों पर, जो सबसे ज़्यादा विषम परिस्थितियों में रहने वाले थे, उन लोगों पर इसके दुष्परिणाम पड़े हैं। नोटबंदी के कारण लाखों लोग रोज़गार से वंचित हुए, लाखों छोटे मोटे कारोबार संभल नहीं पाए। जिस बात की बात होती कि हम काले धन को वापस लाएंगे, वो काला धन तो वापस नहीं आया। लेकिन इतिहास में अगर हम पूर्व वित्त मंत्री जो उन्होंने तो राज्यसभा में मैं खुद उपस्थित था, उन्होंने कहा था अगर देखेंगे अभी तक भारतवर्ष के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी, जिसमें आप काले धन को वापस लाने की बात कर रहे थे। होगी ये कि उसके माध्यम से लाखों करोड़ों के काले धन को आपने वाइट कर लिया है। उसी तरह जीएसटी आपने नारा दिया है, वन नेशन वन टैक्स, सबको आकर्षक लगा कि हम वन नेशन वन टैक्स की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपने सामने आया तो 5%, 12%, 80%, 28%, 28% तक अधिकतम आप टैक्सों में गए। कांग्रेस ने उस समय भी कहा था कि इसको सरलीकृत कीजिए, कमतर कीजिए, उसमें मानी नहीं है। और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ऑयल प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं, एक्साइज आपके हैं, बहुत से सवाल पर आपने टैक्स जीएसटी को दायरे में ही नहीं आई। तो इस तरह से जीएसटी से लेकर लॉकडाउन, आज के दिन भारतवर्ष दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों की संख्या में दूसरे पायदान में खड़ा है। आज हम ब्राज़ील को पीछे हो गए। अगर ये 15-20 दिन में जो ट्रेंड आज दिख रहा है वो चलता रहा तो हो सकता है कि हम एक महीने के अंदर अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएं। आज पूरी दुनिया में हम पहले नंबर में हैं संक्रमण के मामले में। आज पूरी दुनिया में पहले मामले में हैं कि जो डेथ टोल के मामले में। तो अगर आप देखें तो क्या ये अचानक हुआ है? 11 फरवरी को राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि कोरोना को सरकार गंभीरता से नहीं लेने जा रही है। ये एक महामारी ही नहीं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दी थी। 30 जनवरी को वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय किस्म की इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। आपने उसको दृष्टिकोण में नहीं रखा। राहुल गांधी जी ने 11 फरवरी को चेता था, आप नमस्ते ट्रम्प के लिए व्यस्त थे। 24-25 फरवरी के लाखों लोग हैदराबाद के मैदान में इकट्ठा हुए। 11 मार्च को डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी, इसको एंडेमिक, विश्व महामारी घोषित कर दिया था। 13 तारीख को आपने भी इसको एंडेमिक एक्ट लागू कर दिया था। पार्लियामेंट चलती रही। 23 तारीख मार्च को जब मध्य प्रदेश में आपने अपनी सरकार बना ली
तब 24 तारीख को आपने पार्लियामेंट को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। तो इसका मतलब आपने उस बीमारी को, जो पूरे अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाली थी, लोगों को प्रभावित करने वाली थी, उसके बारे में नहीं सोचा। आपने इस बहाने, इस कोरोना कोविड-19 के आड़ में गरीब के ऊपर मारा मारी की। जब हिंदुस्तान को अनलॉक की स्थिति में होना चाहिए था, 25 मार्च को 1000 से नीचे संक्रमित मामले थे, आपने इसको, देश को लॉकडाउन कर दिया। और जिस दिन आपने लॉकडाउन खोला था मई के फर्स्ट वीक में, उसके बाद से दुनिया में हिंदुस्तान बढ़ते बढ़ते कहते, तब हम 10 नंबरों में नहीं थे, 10 नंबर के बाद हम 2 नंबर हुए। आज भी फ्लैट का कर्व कब आएगा कुछ पता नहीं है। दुष्परिणाम ये निकला है कि लाखों करोड़ जो हमारा एमएसएमई का सेक्टर था, मझोले माइक्रो उद्योग का, वो तबाह हो गया। करोड़ों लोग क्या कहते हैं बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र की नौकरियां चली गई। और इस पूरे दुष्परिणाम में आपने न लोगों को राहत दी, जो देश के कांग्रेस पार्टी ने तो मांगे की थी। जब 3 महीने आपकी वजह से लॉकडाउन हुआ है और 3 महीने उनको कोई रोज़गार नहीं दिख रहा है, आप उनके कैश ट्रांसफ़र कीजिए। और कैश ट्रांसफ़र के देश की 26 करोड़ जनता जो गरीबी रेखा के नीचे है, उसके आंकड़े आपके पास है। आपने कहा कि जनधन में अकाउंट में हमने बिना जीरो बैलेंस में खाता खुलवाया। आपने कहा कि हमने उज्ज्वला में गैस क्या कहते चूल्हे गरीबों को भेंट किए हैं। आपने कहा कि हमारे पास बीपीएल के आंकड़े हैं, मनरेगा के अंदर काम करने वालों हैं। तो उसके आधार पर गरीबी लोगों को कम से कम हमने 10,000 रुपये वन टाइम लोगों को शायद देने की मांग की थी, कि अगर लोगों की जेब में कुछ पैसा चले जाएगा तो बाजार में जाएंगे। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे पर आधारित है। लेकिन सर, सरकार का ये कहना है कि मोदी सरकार ये कहती है कि कांग्रेस के पास तो विज़न ही नहीं है, वो तो अध्यक्ष पद में ही उलझे हुए हैं। लोगों के बारे में और जनता के बारे में क्या कहेंगे? बस राहुल गांधी कभी आते हैं और वो एक ट्वीट या एक वीडियो जारी संदेश कर देते हैं, लेकिन लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अध्यक्ष पद को लेके और ऐसा कहीं ना कहीं वो कमियां दिखती हैं जिसकी वजह से सरकारें और उनके लोग ही छोड़ रहे हैं। चाहे वो माधव सिंधिया की बात हो या फिर सचिन पायलट जी जो कि वापस आ तो गए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी टकराहट दिखी थी। ओवरऑल व्यू में उस पर क्या कहेंगे? सवाल है, इस समय सत्ता में कौन है? लोगों के सवालों का उत्तर किसको देखना है? ये लाखों करोड़ों जो उद्योग, मध्य छोटे मझोले उद्योग तबाह हो गए, उसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी कहते बर्बाद हो गई है। उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसका आंसर और उसकी व्यवस्था की वो तो केंद्र सरकार को ही तो करनी है। सवाल है कि कोविड के आड़ में क्या क्या इस देश में नहीं हो गया। गरीब आदमी मर गया, छोटे मझोले उद्योग तबाह हो गए। आपने इसी कोविड के आड़ में, जिसका कोविड और कोरोना से कोई लेना देना नहीं था, भाजपा के बहुत से राज्यों ने, जो बरसों बरसों की लड़ाई संघर्षों बलिदान का परिणाम था, जो मजदूरों के आंदोलन के जो अधिकार थे आपने ट्रेड यूनियन एक्ट को, आपने ट्रेड डिस्प्यूट बिल को बदलाव करके काम के घंटों को क्या कहते हैं में बढ़ोतरी कर दी। 8 घंटे का जो मिनिमम वर्क दुनिया में मजदूर ने लड़ के लिया था, उसको समाप्ति, मिनिमम वेजेज आप समाप्त करने लगे। बड़े बड़े उद्योगों को तमाम तरह के लेबर एक्ट जो मजदूरों ने बहुत ही बलिदान से पाए थे, उन अधिकारों से वंचित करने लगे। आपने इस देश की जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और जो इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे रीढ़ हैं। जब अमेरिका 2008 की क्या कहते हैं आर्थिक मंदी से उसके बड़े बड़े बैंक तबाह हो रहे थे, ये पब्लिक सेक्टर था जिसने हमारे इकोनॉमी को अपने पाँव में मजबूत रहना। आप डिफेंस लेके, रेलवे देखे, एयर लेके, कौन सा बीएस संचार के साधन किस को आपने बेचने पर तुले नहीं पड़े हैं। आप बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर भारत की विदेश नीति पे देखें, आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं चीन सीमा पर है, लद्दाख की सीमा पर हमारे 20 जवानों ने जो सर्वोच्च अपना बलिदान होता था किसी भी देश की पुण्य भूमि को बचाने के लिए, अपना बलिदान दे दिया। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कोई हमारी सीमा में आया है, ना हमारी किसी पोस्ट पे कहते कब्जा किया है। और आज
चीन उसी बात को आड़ बना रहा है कि हम तो भारत के प्रधानमंत्री की बात से सहमत है कि हमने चीन के अंदर किसी चीनी फौजें हमारे भारत की सीमा के अंदर नहीं गई। और दूसरी ओर जो डिफेंस चीफ ऑफिसर CDS जो आपने बनाए हैं, बिपिन रावत कहते हैं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑप्शंस, अगर क्या कहते हैं आपके डिप्लोमेटिक ऑप्शंस, और जो सेना स्तर पर वार्ता चल रही है तो देयर इज ए मिलिट्री ऑप्शन, हमारे लिए अपनी के सैनिक विकल्प बचा है। तो आखिर इन दोनों में से दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या देश के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ झूठ बोल रहे हैं। तो आप देश को बता नहीं रहे, तो किस फ्रंट पर? और ये तो कांग्रेस का अपना मामला था, और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी हम सबके सर्वमान्य नेता है। मैंने तो उनके जन्मदिन के दिन ही अपना ट्वीट किया, अपना पोस्ट लिखी थी कि आज देश की जो परिस्थितियां हैं, हम लड़ रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक धार्मिक उन्मादी जो विचारधारा है जिसका इस देश की आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, हम RSS के गठजोड़ से और भ्रष्ट पूंजी के गठजोड़ से लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल जी को खुद जिम्मेदारी संभालनी चाहिए है। ये तो खुद हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मांग है, लेकिन कांग्रेस ने तय कर दिया है कि भाई आने वाले समय 6 महीने के अंदर कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव तो देश के सामने जो ये खड़ी हुई समस्याएं हैं, जो हमारी इकोनॉमी तबाह पर चली गई, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी, आप बताओ आज हम GDP में पिछले स्थिति में क्वार्टर में हम 23%, 0 से 23% माइनस की ओर चले गए। और ये स्लाइड आज से नहीं हुआ, 2018 से, जब से आपने नोटबंदी शुरू यहाँ की। यहीं पे थोड़ा सा रोकूंगा आपको। सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही है लोगों को वो यही है कि चाइना, जहाँ से ये कोविड का शुरू हुआ था, वहाँ पे प्लस में GDP और 3% पे और स्थिर है। वहीं सबसे जो बुरी स्थिति है वो हमारी है, और हमारे बाद यूनाइटेड किंगडम में हम या कहीं इंग्लैंड की, इन देशों की है जहाँ पे सबसे अधिक भारतीय रहते हैं, ये माना जाता है। जैसे हमने देखा है कि इंग्लैंड में मिनी इंडिया भी। तो जो सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है इस GDP से, वो रहा है हर एक जगह भारतीय, चाहे वो देश की बात करें चाहे विदेश की बात करें। आपका क्या इस पे परिप्रेक्ष्य है? कारण क्या है? देखिए साहब, ये इनकी कोरोना और कोविड के संक्रमण को रोकथाम के लिए इनके पास कोई प्लान ही नहीं था न तब, जब इन्होंने लॉकडाउन किया और जब इन्होंने अनलॉक किया। पूरी दुनिया में अनलॉक, यूरोप और अमेरिका में अनलॉक की प्रोसेस तब स्टार्ट हुई जिस दिन वहाँ कोविड-19 का कर्व था वो फ्लैट हो गया था या डाउन की ओर बढ़ गया था। अभी तो आज के दिन तक भारत को नहीं मालूम है कि हम इस समय बढ़ते हुए कोविड कर्व को देख रहे हैं, कहीं अभी फ्लैट की ओर निशाना नहीं है। तो सरकार, भारत सरकार बताइए कि आपकी जो नीतियाँ थी, आपको सबको मालूम है कि जब इन्होंने इनके नीति आयोग के जो पूरे कोविड मामले को देख रहे हैं मिस्टर डॉक्टर पॉल, उन्होंने कहा था 15-16 मई तक हम फ्लैट में आ जाएंगे, है। और पूरी दुनिया ने देखा कि अब तो आज हम सितंबर के 10 तारीख 9 तारीख आ चुके हैं, अभी भी फ्लैट होने की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही। सवाल है आपकी नीतियों का दुष्परिणाम है। आप देखिए, जिस दिन पहली बार यूरोप पता चला कि चाइना से, यूरोप से हमारे वहाँ आ रहे हैं, हजारों लाखों लोग इस देश के अंदर है, क्या आपने कोई नीति बनाई? क्या उनको क्वारंटाइन किया गया? इस देश में कोविड का जो संक्रमण हुआ वो आम आदमी की वजह के थ्रू नहीं हुआ। इस देश में हवाई मार्ग से आया, और हवाई मार्ग भारत सरकार के हाथों में थे, मोदी के हाथों में थे। क्या जो लोग आ रहे थे विदेशों से, आपने इंस्टीट्यूशनल संस्थागत क्वारंटाइन की अनिवार्य व्यवस्था की? आपने नहीं की। बड़ी ताज्जुब की बात है कि देश का होम सेक्रेटरी लोगों को अलाउ करने के 20 दिन बाद चिट्ठी लेता है चीफ सेक्रेटरीज को राज्यों के कि आपके वहाँ जो विदेशी लोग, भारत के जो लोग आए हैं, इमिग्रेंट बाहर से आए हैं, उन्होंने उनका टेस्ट हुआ है या नहीं, उनकी स्थिति क्या है। भाई तो आपके एयरपोर्ट पर आ रहे थे, और इंटरनेशनल फ़्लाइट का एक प्रोसीजर है, अपना एक प्रोटोकॉल है देश के अंदर आने का। आप वहीं उनका टेस्ट करवा सकते थे, वहीं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करते तो ये स्थिति नहीं बनती। आज भी हम दुनिया में जो WHO ने एक फार्मूला बनाया है कि टेस्टिंग क्या पर मिलीनियम, उसमें आज भी हम सबसे कम हालत में हैं। तो आप टेस्ट को क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई लॉकडाउन का मतलब है हमने ताला लगा दिया, और उस ताले का प्रयोग करेंगे कि जो संक्रमित हैं और जो असंक्रमित हैं उनको अलग थलग करें।
तो हमने उस अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया और अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू कर दी, लेकिन अभी भी कहीं दिख नहीं रहा है। इसी दिल्ली के अंदर देखिए, एक समय बहुत बढ़ गया था, फिर आपने कहा कि नहीं साहब, गृह मंत्री ने इंटरफेयर किया, सब ठीक हो गया। आज फिर दिल्ली की हालत क्या है कि पिछले एक हफ्ते से अंदर दिल्ली फिर ये संक्रमण में गया, 2000 से ऊपर मामले चले गए, 2500 को भी पार कर चुका है। तो कहाँ पर है दूसरी तरह से जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए थी, टेस्टिंग की सुविधाएं होती, जो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, उसकी क्या व्यवस्था है, उस पर भी कहीं पर नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों में भय हो गया, लोग तो आगे आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आपने जिस तरह से यूरोप में है, चाइना में, उन्होंने मास स्केल्स पर टेस्टिंग करवाया था, लोगों को कहा था कि ये वॉलंटरी आप टेस्ट कीजिए, जिससे कि हम जान पाएंगे कौन अफेक्टेड लोग हैं और कौन नॉन अफेक्टेड लोग हैं और इसके बचाव के कार्य करेंगे। आपने इतना भय फैला दिया है कि जो टेस्टेड है उसने भी सोचा कि अस्पताल जाना अपनी मौत को बुलवाना है, या किसी इस तरह के क्वारंटाइन जो सेंटरों की जो व्यवस्था थी वहाँ कई लोगों की मृत्यु भी होगी। लोगों ने कहा वो एक नई किस्म की जेल है, उस जेल से जाना तो अपने आप को छुपाओ। तो ये तो सरकार की नीति को कहीं की असफलता का परिणाम है। सर थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं संसद में भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ से जो हमें कई सवाल मिले हैं वो ये मिले हैं कि उत्तराखंड, जो कि कहीं ना कहीं होटल और टूरिज्म पे सबसे अधिक डिपेंड करता है, वो पूरी तरीके से इस लॉकडाउन में तबाह हो गया और सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं, क्योंकि जो 20,000 करोड़ का जो ऐलान किया गया उससे कहीं उनको कहीं डायरेक्ट फ़ायदा नहीं दिख रहा। उसके आधार पे क्या कहेंगे, क्योंकि जो वहाँ के लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास ना तो पैसे बचे, जो बचे थे वो खर्चे हो चुके हैं, और नई अभी जिस तरीके से परिस्थितियां हैं कि 90,000 डेली के मामले आ रहे हैं, उस तरीके से भी लग रहा है कि होटल टूरिज्म इफेक्ट रहेगा। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, पूरी तरह जिस तरह से भारत सरकार पूरी तरह से असफल हुई कोरोना के मामले में, दो फ्रंटों में पूरी असफल हुई कि बीमारी के मामले में, रोकथाम के मामले में, लोगों को भरोसा देने में, और दूसरी इकोनॉमी का जो बुरा हाल किया उसको ठीक करने में भी असफल। वही राज्य के अंदर 4 लाख से ऊपर लोग, जब देश के विभिन्न अंचलों में इंडस्ट्रियाँ ठप हो गई थी, वो अपने राज्य को लौट गए इस आशा में हमारा राज्य उनकी प्रबंध करेंगे। मुख्यमंत्री ने और प्रदेश की सरकार ने बड़ी बड़ी घुसे हैं, और वो 4 लाख लोग फिर हताश हैं। मैं अभी लौट के रहा अपने क्षेत्र में, बागेश्वर जिले में ही पिछले 1 महीने के अंदर 40 से अधिक लोगों ने डिप्रेशन के शिकार होकर आत्महत्या किया। उसमें अधिकतर वो लोग हैं जो क्या कहते हैं प्रवास से राज्य के अंदर है। कहीं न कहीं कुछ रास्ता सूझता हुआ नहीं दिख रहा होगा, उससे ये हताशा से लोग इस रास्ते को पकड़ें जो कि एक ठीक रास्ता नहीं है। उसी तरह इस राज्य की और पूरे हिमालयन सेक्टर और विशेष कर उत्तराखंड की तो इकोनॉमी का, जीवन का मुख्य आधार ही ये पर्यटन उद्योग था, जिसमें धार्मिक पर्यटन प्रमुख था और हिल टूरिज्म बहुत प्रमुख था। आज अगले साल तक मैं इसकी कोई संभावना नहीं था। सर यहाँ पे छोटा सा एक टोकते हुए हिसाब से सवाल पूछना चाहूँगा। यही एक सवाल आया था उत्तराखंड के कुछ लोगों का कि आत्मनिर्भर भारत और लोकल और वोकल की जो सामने से मोदी सरकार ने बोला है, उन दोनों में उत्तराखंड में पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, क्योंकि होटल एंड टूरिज्म आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक लोग नहीं आएंगे। लोकल से वोकल अगर कोई सामान आपको बेचना है तो जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तब तक वो बिकेगा नहीं। तो क्या इस असफलता के पीछे का क्या कहेंगे आप? नहीं, राज्य सरकार की और भारत सरकार की कोई प्लानिंग नहीं होने, जबकि जब आपने आपदा एक्ट के अंदर पूरे देश में, ये लॉकडाउन पूरे देश में है महामारी, और आपदा प्रबंधन के सेक्शन धारा के अनुसार आपको जो भी लोगों को नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करनी चाहिए थी। अब राज्य का प्रमुख उद्योग टूरिज्म है, टूरिज्म को चलाने के लिए भी मिनिमम कुछ ज़रूरतें चीज़ें होती हैं। लोगों ने ऋण दिया होगा, उस लोन में आपने कोई राहत दी ना, ऋण को माफ़ किया ना वो इंटरेस्ट को माफ़ किया। उसी तरह किसी भी संस्थान को चलाने के लिए मिनिमम कुछ खर्चा होता है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का बियर हो या अन्य कोई मिनिमम वाटर टैक्स हो। किसी होटल इंडस्ट्री को चाहे न्यूनतम देना होता है। होटल सब बंद है, आपके आदेश पर बंद है। हैं, आपने उनको किसी तरह राहत की नहीं। इस समय तो पूरे उत्तराखंड के होटल इंडस्ट्री के पर्यटन उद्योग के लोग मांग करें कि राज्य सरकार या भारत सरकार हमको कुछ राहत दे। उस फ्रंट में आप पूरी तरह असफल है। जब उस हॉस्पिटल का सेक्टर डूब गया है, आप उसको कोई राह नहीं दिखाएं, कोई राहत नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आत्मनिर्भरता का मामला कहाँ से है कि टूरिज्म और लोकल इंडस्ट्री।
लोकल उत्पाद एक दूसरे से जुड़े हुए। हम मानते हैं, पूरी दुनिया में मानते हैं, जब पर्यटक हमारे क्षेत्र में आएगा, हमारे वहाँ के हैंडीक्राफ्ट को अपने यादगार के रूप में ले जाएगा। हमारे वहाँ के जो लोकल स्थानीय उत्पाद है, चाहे खाना है या किसी भी तरह, उसका उपयोग करेगा, जिससे कि इकोनॉमी चलेगी। पर्यटन एक ऐसी इकोनॉमी है जिससे कि पर्यटन के साथ साथ हॉस्पिटल इंडस्ट्री के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी चलती है, एक दूसरे ऊपर निर्भर है। यहाँ पर तो सरकार ने किसी के लिए भी कोई राहत की व्यवस्था नहीं की है। इस वजह से क्या होगा, जो वहाँ हजारों लाखों कर्मचारी उनमें काम करते थे, वो आज हताशा में है। तो इस तरह की आत्महत्या जैसी घटनाएं भी नजर आ रही हैं। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री में जो लोग थे, जिनसे कहा कि जो पहले ही ऋणग्रस्त हैं, उनसे कहा और ऋण लो, वो अब आगे आने को तैयार नहीं है। तो एक तरफ से सरकार पूरी तरह से, राज्य की सरकार जैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वैसे राज्य सरकार तमाम घोषणाओं के बाद भी हमने मांग भी की कि वाइट पेपर जारी करो कि 4 लाख जो प्रवासी लौटे हैं, उसमें से कितने को आपने रोजगार दिया है। बैंकों ने ट्रेनिंग दे दी, बैंक उनको ऋण देने को तैयार नहीं है। वो कहते कि हम कैसे भरोसा कर लें कि ये यहाँ रहेंगे। आपने बैंकों को पैसा नहीं दिया, यही तो कहा है कि आप अपना ऋण दे दीजिए, अगर बाई दिए आप लौटेगा नहीं तो हम उस समय आपकी मदद करेंगे। लेकिन 20 लाख करोड़ में 1,000 करोड़ भी नहीं, 100 करोड़ भी बैंकों को इस वजह से नहीं दिया कि कोरोना से प्रभावित लोगों को अपने रोजगार के लिए, अपने इंडस्ट्री को पुनर्जीवित के लिए ऋण दीजिए। तो सवाल यही है कि जब तक आप अर्थव्यवस्था के पहिए को रिवाइव करने की स्टेट आगे नहीं है। आखिर क्या कर रहे हैं अमेरिका, यूरोप में? वहाँ की सरकारों ने कर्मचारियों के मजदूरों के वेतन की गारंटी ली। क्या कारण है कि अमेरिका के ने ही अपने वहाँ के छोटे मोटे मझोले उद्योगों के लिए जो मिनिमम खर्चा था इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, उस पर वहाँ के छोटे उद्योगों को राहत दी। हमारे वहाँ तो यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज उत्तराखंड मुझे लग नहीं रहा कि ये 10-15 साल पहले उभर पाएगा। सबसे बड़ी धार्मिक टूरिज्म दुनिया में आज क्या कहते हैं, हज यात्रा शुरू होने जा रही है। भले ही उन्होंने देशों के लिए कुछ कोटा निर्धारित कर दिया है, हमारे वहाँ अभी तक सरकार उस पर विचार नहीं करी कि धार्मिक पर्यटन को छोटे छोटे शहरों में ढाबे, चाय, लोगों के धर्मशाला उस पर निर्भर करते, उसको हम कैसे रिवाइव करेंगे। अभी तक उस पर कोई प्लान नहीं हुआ। तो आखिर अर्थव्यवस्था को पहिए को चलाने के राज्य की सरकार देख रहा हूँ पूरी तरह असफल है। इस वजह से वहाँ हताशा, निराशा का एक वातावरण बन रहा है। सर, एक अंतिम सवाल, कब कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आरोप प्रत्यारोप के दौर से ऊपर आ उठ के जनता के लिए काम कर पाए? क्योंकि जनता ये चाह रही है, क्योंकि जिस तरीके से जीडीपी नीचे गई है, वो कैसे उभार के, क्योंकि इस समय जो आपने जैसे कहा डिप्रेशन की वजह से पहाड़ी जैसे जिनकी खबरें भी बाहर तक नहीं आ पा रही हैं, आप धरातल पर उतरते हैं, आपको स्थिति बहुत, किन सवालों को लेकर इस बार संसद में जाने वाले हैं? देखिए, सवाल कांग्रेस बनाम बीजेपी का नहीं है। लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र की यही विषय है, जनता ने एक को 5 साल के लिए जिम्मेदारी दी है। अगर आप उस फ्रंट में असफल होते हैं तो क्या कहते हैं, नई को जिम्मेदारी मिलेगी। आज सवाल है, आज देश के अंदर भी और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने को जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि डबल इंजन के। तो आज लोकतंत्र में राज्य सरकारों का कर्तव्य है, जो वादे उन्होंने पूरे किए थे। उन्होंने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार दे प्रतिबद्धन, केंद्र की सरकार ने कहा था काला धन वापस लाएंगे। था 20 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार के पद खाली पड़े, नई पद बनाने की बात नहीं है, उनको आप नहीं कर रहे हैं। उसी तरह किसानों के ऋण को माफ़ नहीं कर रहे हैं। उसी तरह उत्तराखंड राज्य में सरकार ने कहा हम पलायन आयोग बनाकर पलायन की समस्या को रोकेंगे। 4 लाख से लोग पलायन वापस आ चुके हैं, उनके लिए कोई रोज़गार का अवसर नहीं है। किसान बुरी तरह तबाह है। नौजवान, उत्तराखंड का नौजवान आज वहाँ रोज़गार के लिए सड़क में उतरा है। उत्तराखंड के युवा कांग्रेस ने रोज़गार दो का नारा भी लगाया है। ये सवाल है, ये तो सवाल को राज्य की भाजपा की सरकार को, केंद्र की भाजपा की सरकार को तय करने। हम तो जब केंद्र में थे 8.3% जीडीपी का उत्पाद था। जब हमने सत्ता छोड़ी मोदी जी, तो मोदी जी को जब हमने सत्ता 2004 में ली थी, तभी अर्थव्यवस्था निचले धरातल में थी। हम उस अर्थव्यवस्था को, ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए
लगभग क्या कहते करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से हमने ऊपर उठाया था। जीडीपी 8.3 पे थी। हम दुनिया के अर्थव्यवस्था की हालत पे पाँचवें में थे। उसी आधार पर मोदी ने कहा हम पाँच। आज आप भारतवर्ष जीडीपी के माइनस के ग्राफ में सबसे नीचे चले गया। आज भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इन 45 साल में सबसे ऊंची दर पर है। लाखों करोड़ उद्योग बर्बाद हो चुके हैं। इन सब के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को देना हमारा काम तो है। सवाल उठाना जो आपने वादे किए थे। समाज का कमज़ोर वर्ग है, दलित वर्ग है, जनजातियाँ, हाँ, माइनॉरिटी के सवाल हैं। आज वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है कि 5 अगस्त को जो आपने वहाँ पर आरएसएस के भगवत और देश के प्रधानमंत्री कौन सी जुगलबंदी कर रहे थे? एक नई जुगलबंदी जिसमें भारत के मूल चरित्र को आप बदलने की कोशिश करें कि एक धर्म विशेष का मुलम्मा इस देश पर लगाना चाह रहे हैं, जबकि ये सेकुलर कंट्री है। ये यहाँ की बगिया में गांधी और नेहरू की बगिया में हर फूल को खिलने का हक है। तो आप तो बीजेपी भारत के उस मूल चरित्र को ही बदलने की ओर आगे बढ़ी है। तो इसलिए कांग्रेस और प्रतिपक्ष का धर्म है, दायित्व है कि वो सवाल उठाना। और ये सवाल हम जनता के बीच में भी उठा रहे हैं। इस सवाल देश की पार्लियामेंट में भी उठेंगे कि बताइए आपने इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में देश के आम लोगों के लिए क्या किया। देश के करोड़ों जो छोटे मोटे उद्योग को उसको तबाह करने के लिए 20 लाख करोड़ में आपने उनको एक भी फाइनेंशियल मदद नहीं की। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप 56 इंच का छाती कहते थे। आज हमारी देश के 20 जवानों ने शहादत दी थी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, और आप कहते हैं हमारी ज़मीन पर किसी ने भी 1 इंच कब्जा नहीं किया है ना। तो ये सवाल इस देश की पार्लियामेंट में हिस्से बनेंगे। सवाल ये भी होंगे कि आपने इस पूरे कोविड के आरण में पब्लिक सेक्टर को बेचने के एक तरह से कौड़ियों के भाव देश की संपत्ति को बेचने का आपका क्या आधार था। सवाल इस पार्लियामेंट में ये भी उठेंगे कि आपने जो मजदूर आंदोलन के बड़े बड़े अधिकार थे, जो उन्हें संघर्षों और बलिदान की प्राप्त के कारण पाए थे, उनको अचानक कोविड की आड़ में उसका कोविड से कहना उन अधिकारों को समाप्त करने की साजिश रची। ये सारे सवाल इस देश के पार्लियामेंट में अगर ये चलने देंगे, मुझे तो लगता नहीं कि इनकी नीयत है कहीं पर, इसीलिए 4 घंटे का कर दिया। इसलिए बहुत से महत्वपूर्ण सवाल पर प्राइवेट मेंबर है, क्वेश्चन आवर है, इन सब पर आपने प्रतिबंध लगा के रख दिया। लेकिन ये सवाल जरूर उठेंगे, चाहे सड़क हो या संसद हो। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इन सवालों को फेस करना पड़ेगा। और कांग्रेस इस देश के जनता ने जो कर्तव्य दिया है कि विपक्ष में रहते हुए इस देश के लोगों की आम आवाज़ बने, वो दायित्व को हम पूरी तरह निभाएंगे। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी, जिन्होंने कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक जो सवाल हैं वो जरूर उठाए जाएंगे मोदी सरकार के सामने, और उम्मीद है कि जनता को उन सवालों से उनके जवाब मिल पाएंगे। सर, एक सबसे बड़ी इस समय जो बात देखी जा रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, उत्तराखंड से आप हैं, वहाँ पे महेश नेगी जी जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन पे एक गंभीर आरोप लगाया है महिला ने कि उनके साथ उनके संबंध थे और जो पुत्र है वो कहीं ना कहीं जो संतान है वो उनकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि सुशांत सिंह राजपूत का केस आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन चुका है। उसमें महाराष्ट्र सरकार की भूमिका को थोड़ा सा संदेहास्पद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इतना समर्थन नहीं कर रही हो। बिहार पुलिस या जो इन दोनों ही मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड में महेश नेगी का प्रकरण है, बात साफ है, स्पष्ट है कि एक महिला ने पुलिस को लिखित कंप्लेंट की है। लगभग 15-20 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि ये जो मेरी बेटी है, ये मेरी संतान है, ये महेश नेगी की बेटी है, और अगर इस पर किसी का वो है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो इसका डीएनए का टेस्ट करवा लीजिए। उसने भरपूर अपने दैहिक शोषण की भी, वुमन शोषण की भी बात की है, पूरी कंप्लेंट लिखी है। और उसके आधार पर अगर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की नारा देती है कि महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को, आज तो इस गंभीर आरोप पर तुरंत विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, विधायक की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। सवाल है उस आरोप की जांच होती, कौन सत्य है क्या असत्य है, जांच के बाद तो ही पता चलता।
लेकिन निर्भया कांड के बाद जिस तरह से इस देश में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून बना था, उस कानून के अनुसार जो अभियुक्त है उसको ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। लेकिन आज तक उस पीड़ित महिला को न्याय देने की जगह, उसकी एफआईआर को दर्ज करने की जगह, जिसको लगातार कांग्रेस पार्टी ने मांग भी की, अभी पूरे प्रदेश में मांग की, धरना किया, राज्यपाल को ज्ञापन किया था, अभी तक और वो भी अंत में जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, न्यायपालिका ने ऐसे हस्तक्षेप किया कि आप एफआईआर दर्ज करो, तब पुलिस ने दर्ज की, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये बीजेपी को चरित्र को उजागर कर रहा है कि किस तरह से चाहे ये कहानी उत्तराखंड की हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी विधायक के ऊपर आरोप लगाता है, न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तारी हुई थी, सजा हुई थी, और यहाँ भी वही फिर दोहराया जा रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय न दे करके उसी महिला के चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी को के ऊपर डराने धमकाने की उसकी गिरफ्तारी के तरह झूठे केस या केस चलाए जा रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, आज सवाल है आप उस पूरे मामले में आपने देखी पूरी मीडिया से, क्या इस देश में जो बड़े बड़े सवाल थे उन सवालों पर बहस होनी चाहिए थी? क्या यही प्रकरण था? सवाल है कि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई को जांच करते रहना चाहिए, और एक मामले में आप उस पूरी एक एक्टर जो खुद उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी, उस पर एक मामले की आप उसको पहले ही मीडिया को करा करके उसके ऊपर तरह से सीबीआई के मामले डाल दिए, ईडी के मामले दे दिए, नारकोटिक्स एक्ट के सारे मामले के दिए, अभी तक सीबीआई कुछ परिणाम नहीं कर पाई है ना ईडी कोई निश्चित रिजल्ट पर आ पाई। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार का ध्यान, पूरी मीडिया मोदी सरकार के हाथ में, देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते, वो एक सामान्य आपराधिक मामला था। कहीं ना कहीं थोड़ा सा महाराष्ट्र सरकार की गलती मानते हैं कि नहीं, जिस सीबीआई की उन्हें इनिशिएटिव करना चाहिए था, या उद्धव को जिस तरीके से इस मामले पे आना चाहिए था, सुशांत सिंह राजपूत? महाराष्ट्र सरकार ने तो पूरी तरह से, महाराष्ट्र की पुलिस क्या कहते हैं मामले की जांच कर रही थी, उस जांच के परिणाम को आपने क्या कहते हैं क्यों प्रभावित किया भाई? क्या या महाराष्ट्र की पुलिस भी एक कमिटेड एजेंसी है, जिस तरह से अपराध हुआ आप किसी एक को दोषी मार रहे हैं, तो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही थी, अचानक बिहार पुलिस खड़ी होगी, अचानक सीबीआई, जिस सीबीआई के बारे में पूरे देश में उसकी भूमिका पर क्या क्या सवाल उठाए जाते हैं कि सीबीआई न होकर के एक पक्ष की, केंद्र की एक हथियार बन चुकी है। इस दिनों तो पिछले मोदी सरकार के कार्यकाल में सीबीआई और ईडी भारत सरकार के दो हथियार बन चुके हैं, जिसके माध्यम से आप अपने विरोधियों को दबाना चाहते हैं। अभी भी सीबीआई मामले को जांच करी तो आने दीजिए, लेकिन आपको इतना बड़ा हाइप बना करके एक व्यक्ति को पहले से, एक महिला को पहले से आपको दिल लटकाई देखना था, उसका मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। आखिर कौन दोषी है कौन निर्दोष है वो तो जांच से तो साबित होगा। सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। महाराष्ट्र सरकार की भूमिका क्या है? महाराष्ट्र सरकार की भूमिका थी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। क्या किसी कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि महाराष्ट्र पुलिस गलत काम करे? महाराष्ट्र पुलिस अपना काम करी थी। आज राज्य की सरकार को का जो कर्तव्य था उसके हिसाब से महाराष्ट्र की पुलिस आगे बढ़ रही थी। अब न्यायालय के आधार पर सीबीआई मामले की जांच करी तो सीबीआई बताए कि कौन इस मामले में थे, लेकिन पहले से पी कंसीड मुझे ये लगता है कि अगर बिहार का चुनाव ये न होता है तो केंद्र सरकार और मीडिया इस पर इतना फोकस ना करते। और मामला है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, ये जांच से ही होगा। अगर कल को जिस तरह से एक व्यक्ति को आपने एकदम सारे मामले का, हत्या का, हर चीज़ का, नारकोटिक्स का दोषी साबित कर दिया है, अगर वो निर्दोष हो जाती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो हमारा मामला है कि कानून को, कि अपराधी पक्ष के जितने भी मामले हैं उसको देश के जो इंस्टीट्यूशन संविधान ने बनाए उनको काम करने में स्वतंत्रता से उनको काम कर देना चाहिए, उनको अपना रिजल्ट निकालना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है तो उसको न्यायालय और कोर्ट सज़ा देती है, उससे पहले ही एक प्री कंसीव बना करके। तो लगता है ना कहीं कहीं बिहार चुनाव से और सुशांत जो ये ट्रायल है, मीडिया ट्रायल है, जिसमें आपने एक को मोहरा बना करके अपने राजनीतिक हितों को साध रहे हैं, अगर वो बिहार चुनाव ना होता तो मेरे ख्याल से इसको उतनी अहमियत ना मिलती।
तो ये थे हमारे साथ प्रदीप टमटा सर, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के मुद्दे से लेकर उत्तराखंड के मुद्दे पे अपनी खुल के बेबाक राय रखी।